नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस.वी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 12th गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर नंबर 10 है जड़ नगरी वेनिस, ये लेसन आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मेरी इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस लेसन के जो लेखक है यानी कि लेखिका मृदुला बहन का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। जड़ नगरी वेनिस एना लेखिकाનું નામ છે મૃદુલાબેન મહેતા। તેઓનો જન્મ 25/12/1934 અને અવસાન 11/8/1987 થયો હતો। સાહિત્ય, સૌંદર્ય, ઇતિહાસ તેમજ રાજનીતિના ચાહક ને અભ્યાસી એવા શ્રી મૃદુલાબેન પ્રવીણચંદ્ર મહેતાનો જન્મ પૂર્વ આફ્રિકામાં થયો હતો। તેમના પિતા શિક્ષક હતા। અંગ્રેજી માધ્યમમાં તેમણે શિક્ષણ મેળવ્યું। સિનિયર કેમ્બ્રિજ સુધી નૈરોબીમાં અભ્યાસ કર્યો। 1955માં ભારત આવ્યા। ગાંધી વિચારને સમર્પિત જીવન, રવિશંકર મહારાજ અને પંડિત સુખલાલજીના સંપર્કમાં રહ્યા। લોકભારતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું। ગ્રામ ભારતી મણારમાં લોકશાળાના આચાર્ય પતિ પ્રવીણભાઈ મહેતા સાથે 24 વર્ષ સુધી અધ્યાપક અને ગૃહમાતા તરીકે કામ કર્યું। દર્શકના સહવાસે તેમજ કહે છે કે એમની તેજસ્વી બુદ્ધિમત્તાને ज्ञान અને सौंदर्य दृष्टि નો पुट चढ़ाव्यो। यानी इस पैराग्राफ में लेखिका के बारे में बताया है कि वो साहित्य, सौंदर्य, इतिहास और राजनीति के चाहक थे और कहते हैं कि मृदुलाबेन प्रवीणचंद्र मेहता का जो जन्म था वो पूर्व अफ्रीका में हुआ था और उनके जो पिता थे वो एक शिक्षक थे। अंग्रेजी शिक्षण बराबर, यानी कि उन्होंने जो एजुकेशन लिया वो अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में प्राप्त किया। सीनियर कैम्ब्रिज तक उन्होंने नैरोबी में पढ़ाई की। सन 1955 में वो भारत आए। गांधी विचार को समर्पित उन्होंने अपना जीवन कर दिया। रविशंकर महाराज और पंडित सुखलाल जी के संपर्क में रहे। लोक भारती ग्राम विद्यापीठ के अंदर उच्च एजुकेशन प्राप्त किया। ग्राम भारती मणार में लोकशाला के जो आचार्य थे उनके पति प्रवीण भाई की मेहता के साथ 24 साल यानी 24 साल तक अध्यापक और गृह माता के रूप में उन्होंने काम किया। दर्शक ना सहवा से उनकी तेजस्वी बुद्धिमत्ता को ज्ञान और सौंदर्य दृष्टि का जो पुट चढ़ाया है। यानी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो दर्शक यानी कि एक राइटर है उनका जो साथ मिला, इसीलिए कहते हैं कि उनकी जो तेजस्वी बुद्धिमत्ता को कहते हैं कि आगे बढ़ने का एक जोश मिल गया। मृदुलाबेन पंडित सुखलाल जी तथा रविशंकर महाराजना चरित्र लेखो बे पुण्य श्लोक पुरुषों पुस्तक रूपे प्रगट कर्या छे। जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वरनी जीवन कथा देवदूत नामे फेरफील्ड ओस्बोर्नना ग्रंथ अवर प्लेडर्स प्लेनेटनो आपणी लूंटाती धरतीना नामे अनुवाद आप्यो। बर्ट्रांड रसेलना वार्तालापो, डी.एस. शर्माना पुस्तकों, हिंदू धर्मनी विकास यात्राना नामे अनुवाद पण तेमना नोंधपात्र प्रकाशनो छे। अनुवादमां मूळ विचारने गुजरातीमां प्रवाही, सरळ अने प्रासादिक गद्यमां उतार्या छे। चेतो विस्तारनी यात्रा अने पत्र तीर्थ पुस्तकोमां तेमनी चेतना केटली विशाळ हती ते दर्शावे छे। जिंदगी टूंकी पण पुरुषार्थ पूरो एटले उजड़ो हिसाब तेमणे आप्यो। यानी इस पैराग्राफ में उनकी जो रचना है उसके बारे में बताया कि उन्होंने कहते अलग अलग जो महापुरुष थे उनकी रचनाओं को लेकर गुजराती में उन्होंने अनुवादित किए और इस प्रकार उन्होंने कहते कि जो मूल विचार और जो कहते जो मूल उनका जो उपदेश था
मूल विचार को उन्होंने अपने इस गद्य में उतारने का प्रयत्न किया। પ્રસ્તુત પ્રવાસ નિબંધમાં વેનિસના ભૌગોલિક સ્થાન વિસ્તારનું રોચક વર્ણન તાજગી પ્રેરે તેવું છે। ત્યાંના સાયકલ, સ્કૂટર, મોટર જેવા સ્થળ વાહનોને સ્થાને સ્ટીમ લોન્ચ, મોટરબોટને સવિશેષ તો કલામય ગંડોલા નામની નાની જળહોડી જેવા જળવાહનોની જ બોલબાલા લેખિકાને સ્પર્શી ગઈ છે। ગંડોલા, ગ્રાન્ડ કેનાલ, રિયાલ્ટો બ્રિજનું અદ્ભુત, આહલાદક, રમણીય, સ્ફૂર્તિદાયક વર્ણન કોઈ પણ વાચક માટે મનભરી બની રહે છે। જે ઇટાલીના પ્રાણસમી અપાર સભર સ્થાપત્યથી મળેલી આ જળનગરી વેનિસ કેવળ સ્થપતિ રસ્કિનની જ નહીં પરંતુ પાઠકની પણ પ્રિયતમ બની રહે છે। પરમ યાત્રાપ્રેમી રસિકા, શિક્ષિકા, લેખિકાનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ અત્યંત ભાવ સમૃદ્ધ અને અનુભવ સમૃદ્ધ બન્યું છે, જે આ પ્રવાસ નિબંધની આગવી વિશિષ્ટ મુદ્રા ઉપસાવે છે। અંગ્રેજી ભાષા સાહિત્યની અપાર પ્રીતિએ લેખિકાનો યુરોપીય સ્થાપત્ય અને કલા સાહિત્યના અભ્યાસથી રસાયેલો જીવનરસ સર્વત્ર પમરાટ ફેલાવે છે, જેની સાહેદી ઓથેલોના વીરનાયક અમર પ્રેમીના ચોટડૂક નિરૂપણમાંથી પામી શકાય છે। પરભાષાના પ્રભાવમાં આવીને સ્વભાષાની ગોર ખોદનારા એવા આપણા સૌ સાથે લેખિકાની અંગ્રેજી ભાભીના તાતાતીરી જેવા આકરા અનુભૂત વેણને મૂલ્યની સાથે સાથે સમગ્ર યુરોપીય પ્રજા માનસની स्वभाषा प्रीतिनी अचूक नोंध लेवी घटे तेम छे। यानी इस पैराग्राफ में इस लेसन के बारे में थोड़ी माहिती हमारे सामने लाने का प्रयत्न किया है, जिसमें ये बताया है कि एक प्रवास निबंध है जिसमें लेखिका ने जब वेनिस शहर में गई तो वहाँ की जो बोट थी, यानी कि वहाँ दूसरे कोई मोटर कार या ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन गंडोला नाम की जो एक नाव थी वो पूरे वेनिस शहर में अंदर नदी के अंदर वो घूमती थी कैनाल में, और उसी के द्वारा लोग आने जाने के लिए उस गंडोला का इस्तेमाल करते थे। लेखिका ने कहते कि वहाँ उसकी जो उसका जो वर्णन है वेनिस शहर, उसका बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने अनुवादित करके उसको रखने का प्रयत्न किया है। अब हम लेसन पढ़ने का स्टार्ट करेंगे। इटालीનું અને કદાચ જગતનું અનુપમ લાવણ્યભર્યું શહેર તે વેનિસ, જગતમાં આવી જળનગરી ભાગ્યે જ હશે। વેનિસના નામ સાથે કવિવર શેક્સપિયરનું નામ મર્ચન્ટ ઓફ વેનિસ તાદૃશ્ય થાય। શાયલોક, એન્ટોનિયા, બસાનિયાની રંગભૂમિના દર્શનની આતુરતા મનમાં જાગે। પાદુઆ પણ રસ્તામાં આવે અને પોર્શિયાના નમણા तेजस्वी चेहरानी याद आपतू जाए। यानी यानी कि यहाँ पर इटाली के बारे में बताया है कि भाई इटाली का जो इस जगत का कहता है कि अगर कोई बहुत अच्छा सुंदर शहर हो, लावण्यमय शहर हो, तो वो है वेनिस। कहते हैं कि जगत में ऐसी जो जड़ नगरी है, बराबर, ये जल नगरी आपने भाग्य ही कहीं पर आपने देखी होगी। वेनिस के नाम के साथ कविवर शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो भी हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है। शायलोक, एंटोनियो, बसानियो की जो रंगभूमि के दर्शन की आतुरता हमारे मन में जाग उठती है। कहते कि पादुआ भी अगर रास्ते में आए और पोर्शिया जो है उसके तेजस्वी चेहरे हमें याद आ जाते हैं। The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed, it bless him that gives and him that takes. એનો અનુવાદ છે કે દયાની ગુણવત્તા તાણવામાં આવતી નથી, તો એ સ્વર્ગમાંથી નમ્ર વરસાદની જેમ નીચે પડેલા સ્થળે પડે છે। તે બે વાર આશીર્વાદ આપે છે, જેને તે આપે છે અને
ले छे ते तेने आशीर्वाद आपे छे। यानी इन पंक्तियों का जो अनुवाद है वो इस प्रकार माना गया है कि भाई जो दया की जो गुणवत्ता है, कहते हैं कि उसे कहते हैं कि खींचना नहीं होता, कहते हैं वो तो स्वर्ग से बराबर नम्र यानी कोमल बारिश की तरह नीचे नीचे के स्थान पर आता है। कहते हैं कि उसे हमें 2 बार आशीर्वाद भी देते हैं और आशीर्वाद लेते भी हैं, और इस प्रकार ये उसको आशीर्वाद देने की बात यहाँ पर बताई गई है। મહાકવિ શેક્સપિયરની પોર્શિયાને મુખ્ય બોલાયેલી આ અમર પંક્તિના પડઘા જાણે આપણા કાનને ભરી દે છે। ટ્રેન આપણને સામે કાંઠે ઉતારે, ગ્રાન્ડ કેનાલમાં બીટ દ્વારા જ વેનિસ પર પગ મૂકી શકાય। મૂળ ભૂમિથી દૂર એડ્રિયાટિક સમુદ્રના 114 ટાપુઓ પર વસેલી આ નગરી અત્યંત મોહક છે। નાના નાના ટાપુઓ છે, તેથી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જવા માટે જળમાર્ગો જ છે। સાયકલ, સ્કૂટર, મોટર કશું જ વેનિસની ભૂમિને સ્પર્શે નહીં તેવો આશીર્વાદ છે। વાહનમાં ગંડોલા એકમાત્ર, ગંડોલા એટલે સાંકડી પણ સુંદર ગાંઠની કલામય હોડીઓ। જો કે શ્રીનગરમાં દાલ સરોવરમાં ફરતી હોડીઓ વધારે સગવડવાળી અને કલામય હોય છે। ગ્રાન્ડ કેનાલમાં સ્ટીમ લોન્ચ, મોટર બોટ ચાલે, પણ અંદરના જળમાર્ગમાં તો માત્ર ગંડોલા જ જઈ આવી શકે। તે ઠેર ઠેર મળે અને મોજીલા નાવિકો ગાતા हंसावता मुसाफरी करावे। यहाँ पर लेखिका बताती है कि ये जो ऊपर की जो पंक्तियाँ हैं वो महाकवि शेक्सपियर ने पोर्शिया के मुख से ये पंक्तियाँ उसने बुलवाई थी। कहते कि ट्रेन जो होती है वो हमें सामने की ओर हमें उतारती है और ग्रांड कैनाल में बीट के द्वारा वेनिस में हम पैर रख सकते हैं। जो मेन भूमि है उससे दूर एड्रियाटिक समुद्र के 114 टापुओं पर बसी हुई ये नगरी अत्यंत मनमोहक है। छोटे छोटे टापू हैं और इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कहते हैं इस जल मार्ग का ही उपयोग होता है। साइकिल, स्कूटर, मोटर सब वेनिस की भूमि को नहीं स्पर्शे यानी स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा आशीर्वाद है। कहते हैं कि वाहन में यानी ये जो गाड़ियों में सिर्फ एक गंडोला मात्रा ही है। गंडोला यानी छोटी सी सुंदर कलामयी नाव। जैसे श्रीनगर में दाल सरोवर में जो नाव होती है जो अच्छी सुख सुविधा वाली और कलामयी होती है, वैसे ही ग्रांड कैनाल में स्टीम लॉन्च, मोटर बोट सभी चलती है, लेकिन अंदर की तरफ जल मार्ग से सिर्फ गंडोला ही आ जा सकती है। गंडोला ठेर ठेर जोवा मळे अने साथे कहे छे के मोजीला नाविको गाता हसावता लोकोने मुसाफरी करावे। इटालियन मुसाफरो पण संगीतना शौकीन गानारा निकळे तेम सरस वाद्यो वगाड़नारा पण निकळे। नैनीतालमां अमे सरोवरनी सफरमां एक बंगाળી कुटुंबने आ रीते गातुं गजावतुं सांभळ्युं हतुं। અહીં અનેક ગંડોલામાં તે સંભળાય। ગંડોલાની મુસાફરી માટે સહેલાણીઓ પુષ્કળ દામ ખર્ચે। રાત્રે આ ગંડોલાના નાવિકો અંતરને ઓગાળી દેતું મધુર સંગીત રેલાવે। જાણે વૃંદાવનમાં વાગતી વેણુનો નાદ આજે ચાંદની રાતે ટેકરી પર કે કોઈ વૃક્ષની ઘટામાંથી આવતા વાંસળીના સૂરો આપણા હૈયાને થનગનાવે છે, તેમ આ ગંડોલામાંથી આવતા સંગીતના સૂરો મદમસ્ત વેનિસ નગરીને ઘેરી વળે। રાત્રે વિવિધ રંગોની લાઇટોના પ્રકાશનું પ્રતિબિંબ ગ્રાન્ડ કેનાલને મુગ્ધ શીતળ શોભાથી ભરી દે। વેનિસને કેળે સોંપતી ગુગરિયાળા કંદોરા સમી આ કેનાલ રાત્રે આંખને આંજી દેતા રંગબેરંગી માણેકના
સાત સરા હાર સમી દીપી ઉઠે. તેની આ શોભા સાથે રેલાતા નિજાનંદ મસ્ત સંગીતના સૂરો ઇન્દ્રલોકની યાદ અપાવે. પ્રભાતના સુવર્ણ કિરણો પણ વેનિસને અપૂર્વ શોભા આપે. ઘડીભર વેનિસ સુવર્ણ નગરી સમી જળહળી ઉઠે. ફરતા સમુદ્ર પર રેલાતો સૂર્યનો લખલખાટ, નાના મોટા મોજાઓ પરથી સરકતી હોડીઓ અને હવાની ગુલાબી તાજગી આપણા અંતર્મનને અદ્ભુત આનંદથી ડોલાવી દે. ગાઢ વૃક્ષો પર સૂર્યપ્રકાશની રોશની લીલાપણો પર વરસેલી સુવર્ણ રજ સમી લાગે. દૂર દૂર આવેલા બેટો પર સહેલાણીઓનો પ્રવાહ વહેતો હોય. અમે એક બેટ પર ગયેલા ઉગતા સૂર્યપ્રકાશમાં સમુદ્ર પરની સફર એવી આહલાદક અને સ્ફૂર્તિદાયક હતી કે માર્કો પોલોનું સ્મરણ થયા વગર ન રહે. વેનિસના આ સમુદ્રમાં જ જાણે જગત પ્રવાસનું આહ્વાન સતત સંભળાય છે. यहाँ पर लेखिका कहती है कि वेनिस के अंदर जो गंडोला है वो हर जगह मिलती है और वहाँ मोजीले जो नाविक है वो सभी को गाते और हंसाते और मुसाफरी कराते. कहते कि इटालियन मुसाफिर भी संगीत के बहुत शौकीन होते हैं. कहते कि गाने वाले तो निकलते हैं, वैसे ही बजाने वाले भी बहुत सारे होते हैं. नैनीताल में हम जब सरोवर की सफ़र में एक बंगाली कुटुंब को इस तरह गाते बजाते सुना था और यहाँ भी हमने ये गंडोला में ऐसे ही गाने बजाने वालों को सुना है. गंडोला की जो मुसाफरी है उसके लिए सैलानी जो होते हैं, घूमने वाले लोग, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चने वाले होते हैं. रात को ये जो गंडोला के नाविक है वो हमारे हृदय को भी पिघला दे ऐसा मधुर संगीत निकालते हैं, बजाते हैं. जैसे कि वृंदावन में बजने वाली जो बांसुरी है उसके जो सुर है वैसे ही इनका मधुर संगीत होता है. आज भी चांदनी रात को पहाड़ी पर या कोई पेड़ की घटा में से आने वाले बांसुरी के जो सुर अपने यानी कि हमारे हृदय को जैसे थन गनाते हैं, वैसे ही गंडोला में से आने वाले संगीत के जो सुर हैं वो मदमस्त वेनिस नगरी को चारों ओर से घेर लेते हैं. कहते हैं कि रात को विविध अलग अलग प्रकार की रंगों की लाइटों से ये जो उसकी रोशनी से ये जो सारा वातावरण है वो प्रकाशित हो जाता है. और ख़ास करके ये जो ग्रैंड कैनाल है उसमें उस प्रकाश का प्रतिबिंब जब गिरता है तो उसकी जो शीतलता है वो शोभा से भर देता है. वेनिस के किनारों पर ये सुंदर दिखने वाले ये जो कैनाल है रात को हमारी आँखों को भी कहते हैं कि प्रतिबिंब हमारी चमकीला कर देने वाली हमारी इस आँखों को ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आँखों के सामने माणिक जो होते हैं जो 7 रंगों से हमारे सामने चमक उठे हैं, उसकी ये जो शोभा है ऐसा लगता है कि निजानंद मस्त संगीत के जो सुर है वो इंद्रलोक की याद हमें दिला देते हैं. सुबह की जो स्वर्ण किरणें वेनिस की अपूर्व शोभा बढ़ाते हैं. क्षण भर वेनिस स्वर्ण नगरी की तरह जगमगा उठती है और पूरे समुद्र पर ऐसा लगता है कि जैसे सूरज की जो रोशनी है वो हर जगह फैल गई है और उसके जो छोटे बड़े जो लहरें उठती है उन लहरों पर से वो गुजरती हैं. और कहते हैं कि उन लहरों पर चलने वाली जो नावें और गुलाबी हवा है वो हमारे अंतर्मन को अद्भुत आनंद से भर देती हैं. गाढ़ यानी कि जो पेड़ हैं उन पेड़ों पर ये जो सूर्य की रोशनी जब गिरती है
तो उनके जो हरे पत्ते हैं ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ण यानी सुनहरी धूल है वो उन पर गिरी हुई है। दूर दूर तक आए हुए ये जो बेट है उन पर जो सैलानी हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। हम भी एक बेट पर से दूसरे बेट पर घूमने के लिए गए थे। कहते कि वहाँ निकलने वाला जो सूर्य प्रकाश है और समुद्र पर की जो सफ़र है वो ऐसी आह्लादक और स्फूर्तिदायक थी कि हमें मार्को पोलो का स्मरण होए बिना नहीं रहा। वेनिस का ये जो समुद्र है ऐसे लगता है कि जैसे पूरा जगत जो है वो प्रवास के लिए वहाँ आने के लिए लोगों को पुकार रहा हो। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।